हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आप लोगों का इस प्यारे से चैनल इंटेलिजेंट इरा में मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि हमारी जो इस चैनल पे वीडियो है बहुत टाइम बाद आई है। तो वीडियो जो है वो 1 महीने से लगभग मैं नहीं बना पा रहा था। उसके रीज़न थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ, लेकिन अब आप लोगों के लिए एक रेगुलर वीडियो के साथ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से ये मेरा मन है इस में क्या कहते हैं जो आपका यूट्यूब चैनल है इसके अंदर कि मैं जेईई मेंस के लिए एक पूरी की पूरी फिजिक्स, जे एडवांस हो गया, नीट हो गया, इनके लिए पूरी की पूरी फिजिक्स का सिलेबस पढ़ाऊँ। ठीक है। तो अब कभी कभी ये दुविधा होती है कि देखिए आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th वाले हैं, ठीक है, और हमारे साथ ज़्यादातर बोर्ड के स्टूडेंट जुड़ते हैं। तो 12th का जो कंटेंट है वो पहले अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ये समझ लेते हैं हम लोग। बट लेकिन अब क्या कहते हैं जो कॉन्सेप्ट है ना वो पहले क्लियर होता है हमारे 11th में। ठीक है। अगर मैं बात करूँगा आप लोगों की केमिस्ट्री की, ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो आप पहले 11th ही पढ़ के आएंगे, तभी आप जाके 12th सीख सकते हैं। ठीक है। अगर आप पहले 11th सही से पढ़ के आ रहे हैं तभी आप 12th सीख सकते हैं। फिजिक्स में भी चीज़ें अप्लाई होती हैं, बट फिजिक्स में आप ऐसा नहीं है कि अगर आप 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ के आ रहे तो आप 12th में बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। करेंगे आप, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एक प्रॉपर लेवल की बात करी जाए तो पहले फिजिक्स में भी हमें 11th ही स्टार्ट करनी चाहिए और फिर 12th में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, आप 12th भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह है वो चीज़ें सीख जाते हैं हम लोग। बट एक प्रॉपर लेवल की बात करें तो पहले 11th, देन उसके बाद 12th। तो अब इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे सोचा है कि मैं पहले इस चैनल पे प्रॉपर जो है वो 11th क्लास की स्टडी कराऊंगा आप लोगों को बिल्कुल फ्री। और ये स्टडी जो है आप लोगों की ये लेक्चर है, ये यूट्यूब पे और भी लेक्चर अवेलेबल है, बट यहाँ पे आपको कुछ अलग मिलेगा। आपको देखो, कहने के लिए यूट्यूब पे फ्री लेक्चर है बहुत सारे, बट आपको जो कंटेंट अवेलेबल होता है जेईई एडवांस और जेईई मेंस के लेवल का, वो आपको पैसे देने पे ही अवेलेबल होगा। ठीक है। बहुत सारी ऐसी कोचिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको क्या कहते हैं 1-2 लेक्चर अपने यहाँ 1-2 चैप्टर के लेक्चर तो प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल वही कंटेंट देंगे जो जेईई एडवांस लेवल तक का होता है, हर एक डिटेलिंग देंगे। बट इसके बाद अगर आपको भैया पूरा टिप चाहिए तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे इस जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें ये पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो कुछ नहीं करना, आपको फॉलो करना हमारे इस चैनल को, हमारे चैनल के साथ बने रहना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अब क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम 11th की फिजिक्स कवर करेंगे, देन इसके बाद हम लोग 12th की फिजिक्स कवर करेंगे, लेकिन बट अभी फोकस हमारा पूरा 11th में रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको 11th की फिजिक्स पूरी पढ़ाऊंगा। तो आपका पहला जो आज का लेक्चर होने वाला है वो यही होगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, आप लोग बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं आप लोगों में से, पहला जो आपका लेक्चर चैप्टर है वो कुछ भी नहीं है फिजिक्स के अंदर। देन इसके बाद सेकंड आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर है वो मैं अभी छोड़ रहा हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 से, यानी कि यूनिट 4 से, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 नहीं बोलूँगा मैं, चैप्टर 4 बोलूँगा। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मैं चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब चैप्टर 4 से मैंने स्टार्ट क्यों करा है, मतलब मैं आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में वेक्टर पढ़ाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चैप्टर 4 में हर चीज़ बोली, लेकिन मैं वेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वेक्टर से स्टार्ट करने का मोटिव ये है कि पहले आप वेक्टर सीखोगे, देन इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 3 में मोशन के ऊपर जाना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह जितनी भी है। तो वेक्टर सीखना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। कुछ क्या करते हैं, पहले आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद वेक्टर पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो वेक्टर है ना वो पूरी तरीके से छूटता हुआ नजर आता है। अब बच्चों को मीनिंग समझ नहीं आता तो वो फिर उसके सवाल ही क्या लगा पाएंगे। तो इसके लिए पहले वेक्टर पढ़ेंगे। अब ये सीरीज हमारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी आप में से सब स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक करते रहें। तो वेक्टर्स और ये सदिश ये क्या चीज़ होती है। तो देखो, आप लोगों को पता है कि फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ इन फिजिक्स, तो हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज जैसे टाइम हो गया, यानी कि समय हो गया। फिर हमारे पास आ गया द्रव्यमान, यानी कि मास। ठीक है, जिसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में। देन इसके बाद हमारे पास आ गया, अगर मैं बात करूँ डेंसिटी हो गई। ठीक है, डेंसिटी, या इसके मैं बात करूँ टेम्परेचर की, ताप।
तो ये ऐसी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सिंगल यूनिट से डिफाइन हो जाती है। मतलब इनको अगर मुझे डिफाइन करना है तो मेरे को जरूरत सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, मैग्नीट्यूड की, यानी कि इनके केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, मैग्नीट्यूड की। ठीक है, 4 बजे टाइम बता दिया, कोई समय का खेल, सीधा मैग्नीट्यूड बताया आपने। ठीक है, किसी चीज़ का द्रव्यमान 2 किलो, सीधा आपने मैग्नीट्यूड बताया। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जैसे टाइम, मास, टेम्परेचर और भी अदर होंगी, इनकी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। यू नीड ओनली देयर मैग्नीट्यूड टू डिफाइन दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के अंदर और क्वांटिटीज थी जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिट से, यानी कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड के सहारे डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, या हम कहें कि उनके साथ डायरेक्शन भी थी जो एसोसिएटेड थी विद देम। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आई, कुछ ऐसी फिजिकल फिर से क्वांटिटीज आई, ठीक है, क्वांटिटीज आई जिनको मैग्नीट्यूड के थ्रू तो डिफाइन कर पा रहे थे हम लोग, बट इनके साथ डायरेक्शन भी थी। क्या थी इनकी डायरेक्शन, यानी कि उनमें परिमाण तो था ही था जिसे मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, प्लस दिशा भी थी जिसे हम लोग डायरेक्शन बोल रहे हैं। अब ये कौन सी होंगी हमारे पास, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर मान लो आसमान में एक एरोप्लेन, ठीक है, एयरप्लेन उड़ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयरप्लेन जो है वो उड़ रहा है। ठीक है, आपको इसके साथ इसकी डायरेक्शन लगानी होगी। अगर आप बोलेंगे कि जो एयरप्लेन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की साइड उड़ रहा है, तब आप क्लियर समझ पाओगे कि हाँ भाई इसकी डायरेक्शन भी ये है और वो इधर की तरफ जा रहा है। समझ पा रहे हो? इसी के तरीके से आप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, यानी कि बल। अगर मैं नॉर्मली फिजिक्स के अंदर, आप लोग छोटी क्लासों में, 8th क्लास में, 8th क्लास में और छोटी क्लासों में ये पढ़ जाएंगे कि फोर्स जो है वो असल में क्या है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज पुल और पुश। ठीक है, पुल और पुश है, यानी कि एक तरीके का धक्का और खिंचाव है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं फोर्स को इतना ही बोल के छोड़ दूँ तो क्या आप फोर्स को पूरी तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं? टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि अगर मुझे फोर्स को पूरी तरीके से डिफाइन करना है तो मुझे इसके साथ डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि भैया ये पेन है, इस पेन को मुझे 5 न्यूटन की फोर्स से उधर की तरफ फेंकना है, तो अगर मैं इस फोर्स को, ध्यान से देना, ठीक है, लगा रहा हूँ फोर्स को 5 न्यूटन, क्या ये पेन उधर जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी डायरेक्शन से ही नहीं है। डायरेक्शन अगर इस पेन की तरफ होगी तभी तो इसमें फोर्स लगेगा और ये उधर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि फोर्स के लिए डायरेक्शन कितनी मायने रखती है। ठीक है, तो अगर सही दिशा में, सही डायरेक्शन में फोर्स होगा तभी आप इसको मानेंगे कि इसमें फोर्स लग रहा है। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आई जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ने लगी। इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ही उठा के क्या नाम दिया गया? वेक्टर। ठीक है, क्या नाम दिया गया? वेक्टर, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में सदिश बोलते हैं। आएगा समझ? ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो सिंगल यूनिट यानी कि मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो रही है वो स्केलर थी, बट जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आ रही थी वो वेक्टर थी। ठीक है, अब वेक्टर में हम लोगों को, जैसे नॉर्मली अगर मैं स्केलर की बात करूँ, स्केलर क्या, जैसे टाइम, मास, टेम्परेचर, जो जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इनमें तो हम लोग अगर मान लो रिजल्टेंट या इनका सब निकालना चाहें, मान लो 2 स्केलर क्वांटिटीज है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझ पाएंगे वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर। ठीक है, अगर आप लोगों को इनके नोट्स चाहिए, इनकी नोट्स, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इंटेलिजेंट डेटा के नाम से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा चैनल का, और आप जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मली स्केलर की, ठीक है, वी हैव स्केलर, यानी कि हमारे पास कुछ अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ? जिनमें सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, आपको केवल और केवल परिमाण की जरूरत पड़ रही है, मैग्नीट्यूड, तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है, यानी कि अदिश राशियाँ। तो अगर मान लो मेरे पास अदिश राशियाँ हैं, एक है 3, ठीक है, और एक है 2, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इनको ऐड करके आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है 5। बट वेक्टर में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती ना। वेक्टर में क्या होता है ना कि क्या कहते हैं, अगर मान लो मेरे पास
मैं बोल के चल रहा हूँ कि मैं 3 मीटर नॉर्थ में गया और मैं फिर 2 मीटर साउथ में गया, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा यानी कि जो हमारा सम आएगा इनका वो 3 + 2 करके हमें नहीं मिलता, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि इनको मैं नॉर्मली स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकता और ना ही माइनस कर सकता हूँ, क्लियर। इनके लिए अलग ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटीज जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और क्या होती है, मैंने दो आपको एग्जाम्पल के थ्रू फोर्स और एक नॉर्मल एयरप्लेन के बारे में बताया। फिर हमें पता चला कि जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज को नॉर्मली जोड़ते थे, घटाते थे, और वेक्टर के लिए तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। वेक्टर के लिए कुछ अदर ऑपरेशन देखने पड़ेंगे जो हम आने वाले लेक्चरों में और देखेंगे। बट एक तरीके से अभी भी हम वेक्टर को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये वेक्टर को। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वेक्टर या व्हाट इज रियल इन वेक्टर, तो हम इसको और ध्यान से देखते हैं। तो द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यू ऑल नो वेरी वेल। डिस्प्लेसमेंट इज एन सिंपल एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग विस्थापन भी बोलते हैं। तो भैया डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। तो ये हम लोग इसके थ्रू वेक्टर को आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ए चेंज इन पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ वेरी वेल डिफाइंड एंड वेरी वेल डेफिनेशन। बट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो इसके स्थिति में जो परिवर्तन आया जा रहा है वही हम विस्थापन बोले जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आपको पता है कि भैया पोजीशन में चेंज हो रहा है, यानी कि अभी मैं आपके संग यहाँ हूँ, अब मैं कुछ ही सेकंड के बाद इधर आ गया, तो मेरी पोजीशन में चेंज हो गया और देखने वाले को लगेगा हाँ मैंने डिस्प्लेस कराया कुछ, मैंने डिस्प्लेसमेंट करी है, ये डिस्प्लेसमेंट है सॉरी। बट अब ये वेक्टर कैसे हो सकता है? तो ध्यान से देखो, इमेजिन करो कि दिस इज आवर होम, ठीक है, ये हमारा घर है, इसको थोड़ा इधर की तरफ लिख देते हैं, दिस इज आवर होम। अब यहाँ से मुझे 3 मीटर नॉर्थ में जाना है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ में जाना है, और यहीं से मेरे को 3 मीटर साउथ में जाना है। यहाँ मैं जाता हूँ तो यहाँ मुझे भैया मेरा स्कूल दिखता है 3 मीटर नॉर्थ में, ठीक है, मीटर 3 मीटर कुछ भी नहीं है, मान के चलो। और अगर मैं साउथ में जाता हूँ तो यहाँ मुझे भैया समोसे वाले की दुकान मिलती है, समोसे वाले की दुकान, ठीक है, शॉप है यहाँ पे समोसे वाली। क्लियर हो रही है आपकी चीजें? तो आपने क्या देखा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ और इतना बोल दूं 3 मीटर, तो आप मुझे बताइए 3 मीटर नॉर्थ क्या मुझे 3 मीटर साउथ वाली जगह पे दिखा सकता है? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है 3 मीटर। तो अगर मैं बात करूं 3 मीटर की यानी कि मैग्नीट्यूड की, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि हाँ भाई 3 मीटर चला होगा, तो इसमें यहाँ इधर ही आया होगा। लेकिन नॉर्थ और साउथ बोलने से कंडीशन कैसे कहाँ चली गई? 3 मीटर नॉर्थ मुझे स्कूल लेके जा रहा है और वही 3 मीटर साउथ मुझे समोसे वाले की दुकान पे लेके जा रहा है। तो 3 मीटर नॉर्थ जो है वो मुझे कहीं और लेके जाएगा और साउथ कहीं और। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है, ठीक है, समझ में आएगी चीज। तो भैया डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, all these two quantities are very important to define displacement. क्लियर हो गई चीज? अब फिजिक्स के अंदर वेक्टर को हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, यानी कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो चेक करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया डायरेक्शन के क्या रोल होते हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। तो मैं इसे बता रहा हूँ, तो मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा देना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि वेक्टरों का प्रदर्शन,
प्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन या प्रदर्शित करना, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जो हमारे साथ हिंदी मीडियम के हैं वो भी जोड़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी जोड़ रहे हैं। हमारा काम ये है कि हम फिजिक्स एक ऐसे लेवल पे लेके जाएं जहाँ आप लोग भी कहें कि हाँ भाई क्लियर हो रही है, चीज़ें अच्छी हो रही है, समझ में अच्छा आ रहा है, कॉम्पिटिशन के लिए ऐड कर रहे हैं। तो अभी वेक्टर के लिए मान लो एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ए, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर है तो हम लोग इसको इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि एक सदिश राशि को हम लोग ऐसे शो करके दिखाते हैं, यानी कि कोई भी होगा क्वांटिटी उसके ऊपर एरो का निशान। अब ये जो एरो है ये क्यों लगाया जाता है? असल में ये एरो हमें ये याद दिलाने के लिए लगाया जाता है कि ये जो है वो एक वेक्टर राशि है, यानी कि दिस इज अ वेक्टर। एंड also to know that the vector is a different kind of operation. We use different kind of operation to calculate sum and difference between two vectors and other vectors. So to remember this type of operation we have to use this symbol, ठीक है, arrow on the top of the any physical quantity or vector। समझ गए चीज? यानी कि मैं फिजिक्स के अंदर मैं क्या मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये देखा कि भैया वेक्टर क्वांटिटी के जो ऑपरेशन है वो कुछ अलग निकल के आ रहे हैं स्केलर की तुलना में। तो अब इसको अलग तरीके से लोगों को कैसे समझ में आया कि भैया ये वेक्टर है, इसके लिए मुझे अलग चीज़ें यूज़ करनी है, तो एक सिंबल लगा दिया एरो, तो बस और कुछ नहीं। अब इस सिंबल में जो एरो की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरो, ठीक है, ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ एरो, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन है ये दिख रहा है ना, ये इसको और थोड़ा डार्क रहती है, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है कि भैया आपका जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, साउथ ईस्ट में है, कहाँ का है मतलब, तो वो डायरेक्शन एरो बता रही होगी। और जो हमारी लेंथ है, लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ एन एरो, ठीक है, एरो की जो लेंथ है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये बताइए, यानी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। फॉर एग्जांपल के लिए डायरेक्शन ऑफ एरो यानी कि जो इसकी दिशा है एरो की वो हमारी डायरेक्शन बता रही है, दिशा बता रही है वेक्टर की, ठीक है। और जो लेंथ है वेक्टर की, एरो की, सॉरी एरो की नहीं, यहाँ पे हाँ पैरेलल कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को बता रही है वेक्टर की। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे इस तरीके से एरो दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है ये मुझे बता रहा है ये नॉर्थ की तरफ है, और अगर ये मैं मान लूँ कि 3 मीटर का है तो 3 मीटर या 2 मीटर मैग्नीट्यूड का इसका क्या हो जाएगा, इसका परिमाण हो, तो 2 मीटर नॉर्थ में लगेगी ये जो भी चीज़ है, क्लियर। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि व्हाट इज वेक्टर, क्यों यूज़ करना पड़ रहा है हम लोगों को वेक्टर। उसके बाद वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज़ हो रही होती है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फटाफट से सिंपल चीज़ें हैं। तो इस लेक्चर में हम सारे बेसिक क्लियर कर देंगे, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। अब क्या है देखो, आप मान के चलो, इमेजिन करो कि हमारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है ये एंड द अदर वेक्टर हमारे पास ये, इसको मैंने बोल दिया ए डैश वेक्टर। अब क्या ये ए और ए डैश वेक्टर इक्वल होंगे? पहली बात तो आप ये समझो कि इफ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को नोट करने वाली चीज़ है, ठीक है, इफ 2 वेक्टर, यानी कि अगर 2 वेक्टर है इन द सेम डायरेक्शन, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर हो ये चीजें, ठीक है। अगर हमारे 2 सदिश समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, यानी कि समांतर वेक्टर कहलाएंगे। हमारी क्या कहलाएंगे, समांतर सदिश, अगर उनकी दिशा समान है, ठीक है। इसके साथ अगर एक और ट्विस्ट जोड़ दें, अगर 2 वेक्टर, यानी कि जो 2 सदिश हैं, 2 वेक्टर्स, यहाँ पे भी ऐसा लेना, 2 वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, यानी कि अब इस बार मैग्नीट्यूड भी सेम है, देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर।
तो हमारी क्या कहलाएंगे, समान सदिश। हमारी बात समझ, अगर दोनों ही वेक्टर्स समान डायरेक्शन और समान मैग्नीट्यूड के हो तो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने दो वेक्टर दिखाए ए और ए डैश, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अब ए जो है उसकी डायरेक्शन भी सेम वही दिख रही है जहाँ ए डैश की दिख रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ए और ए डैश जो है हमारे वो अभी के लिए क्या है, पैरेलल है, नॉट यही कह रहा हूँ अभी इक्वल है, बिकॉज अभी मैंने इनके मैग्नीट्यूड की बातें नहीं करी है, अभी तो पहले वाले थे। तो ए और ए डैश जो है हमारे वो कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, क्लियर। बट अगर अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मान लो 2 मीटर ये मैग्नीट्यूड में है, 2 मीटर ये मैग्नीट्यूड में, तो अब मैं इनको इक्वल बोल सकता हूँ। जब मैं इक्वल बोलूंगा तो मैं ए और ए डैश को ऐसे भी लिख सकता हूँ। हमारी बात समझ, ए और ए डैश कब इक्वल होंगे, जब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेम डायरेक्शन और इसका इक्वल वेक्टर की बात है। और अगर मान लो एंटी पैरेलल की बात करी जाए तो एंटी पैरेलल में कुछ नहीं करना, वो भी समझाया था मैं आप लोगों को। थर्ड पॉइंट हमारा ये बन जाएगा एंटी पैरेलल का, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स have an opposite direction, then this is called anti-parallel, यानी कि असमांतर हमारी कहलाएंगे, प्रति समांतर भी बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये ए वेक्टर हमारा ये है, लेकिन अब बी वेक्टर जो हमारा वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अगर हमारे दो वेक्टर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमारे एंटी पैरेलल होंगे, और इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, दिस माइनस साइन शो दैट दिस इज अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, इन नेचर इन डायरेक्शन। तो अपोजिट है किसमें, डायरेक्शन में। आएगा समझ में, आप लोगों की समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर के बारे में पता चला कि कब वेक्टर पैरेलल होंगे, कब एंटी पैरेलल होंगे, कब इक्वल होंगे, और इसके बाद में यहाँ पे चीजें देखी। अब मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, तो नॉर्मली जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, आप इधर भी नोट कर सकते हैं चीजें, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का उसको हम लोग या तो मोड़ लगा के शो करते हैं इस तरीके से, या फिर या और करके मैं लिख दूँ, और हम लोग नॉर्मली ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखिए, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो आज के लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, व्हाट इज वेक्टर, व्हाई वी यूज दिस वेक्टर, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट, और क्या कहते हैं, व्हाट इज एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स, और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स एंड अदर वेक्टर्स, यानी कि किसी भी दो वेक्टरों को, सदिशों को किस तरीके से जोड़ते हैं हम लोग, क्या नियम लगाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अपने सभी दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में, और हैंड टू हैंड रिवीजन करना, और नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।